हेलो जी। साल 1587 117 लोग इंग्लैंड में अपने बसे बसाए घर को छोड़कर 4000 मील दूर अमेरिका के एक वीरान आइलैंड रॉयनॉक आइलैंड पर एक नई दुनिया बसाने के लिए चले आते हैं। ये 4000 मील का सफर कोई आसान सफर नहीं था, क्योंकि वो लोग इस रॉयनॉक आइलैंड पर पूरा अटलांटिक ओशियन पार करके पहुंचे थे, जो अपने आप में ही पूरी तरह से खतरों से घिरा हुआ था। इन 117 लोगों के जो कमांडर थे वो थे जॉन वाइट, जो बाय प्रोफेशन पेंटर और आर्किटेक्ट थे। उन्होंने इन 117 लोगों के साथ रॉयनॉक आइलैंड पर एक कॉलोनी बसाई, जिसे रॉयनॉक कॉलोनी नाम दिया गया। और ये कॉलोनी बसाने के कुछ टाइम बाद 1587 में ही जॉन वाइट इन सारे लोगों को इस आइलैंड पर छोड़कर वापस इंग्लैंड की यात्रा में निकल जाते हैं। और 3 साल बाद 1590 में जब वो इस आइलैंड पर वापस आते हैं तो पाते हैं कि ये कॉलोनी पूरी तरह से वीरान पड़ी थी। वहां उन 117 लोगों में से एक भी इंसान मौजूद नहीं था। ऐसा लग रहा था कि जैसे सारे के सारे लोग एक साथ कहीं गायब हो गए हों। आखिर कहाँ गए वो लोग? क्या वो लोग किसी दूसरी जगह पर मूव कर गए या फिर किसी ट्रेजेडी का शिकार हो गए? और क्या जॉन वाइट उन लोगों को कभी ढूंढ भी पाए, या फिर ये घटना सिर्फ एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बनकर रह गई? तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में समझते हैं इस गहरे रहस्य को और कोशिश करते हैं इन सारे सवालों के जवाब ढूंढने की। यह बात 1580s की है, जब इंग्लैंड एक बहुत गरीब देश हुआ करता था और उस वक्त उसकी इकोनॉमी काफी स्ट्रगल कर रही थी। एंड अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए इंग्लैंड ने अमेरिका जैसे बड़े देशों में कॉलोनाइजेशन करना स्टार्ट कर दिया था। और ये कॉलोनाइजेशन का आइडिया इंग्लैंड को आया स्पेन को देखकर, क्योंकि स्पेन ने भी मैक्सिको और साउथ अमेरिका में अपनी कॉलोनीज बसाई हुई थी। और जब भी स्पेनिश शिप्स इन कॉलोनीज से वापस स्पेन आती थी तो अपने साथ काफी सारा गोल्ड और कमोडिटीज को लेकर आती थी। और इन सब की वजह से स्पेनिश एम्पायर काफी पावरफुल होता जा रहा था। और इसी रीजन से इंग्लैंड को भी लगने लगा था कि यदि उसने अपने खुद के सोर्सेज नहीं बनाए तो वो अपने कॉम्पिटिटर्स और एनिमीज से काफी पीछे रह जाएगा। और अब इंग्लैंड को समझ आ गया था कि यदि उसे पावरफुल होना है तो उसे भी कॉलोनाइजेशन स्टार्ट कर ही देना होगा, जिसके लिए इंग्लैंड के उस वक्त के गवर्नर मिस्टर राल्फ लेन ने 1585 में रॉयनॉक आइलैंड में कॉलोनी की स्थापना की, जो आज के समय में नॉर्थ कैरोलिना में डेयर काउंटी नाम की एक जगह है। लेकिन राल्फ लेन को वहां काफी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि एक तो उनके पास जरूरी सामान की काफी ज्यादा कमी थी, दूसरा उनके पास उस वक्त कॉलोनी बसाने के लिए लोग भी काफी ज्यादा कम थे, और तीसरा कुछ नेटिव अमेरिकन इंडियन ट्राइब्स ने उनका काफी विरोध भी किया था। अब इन सारी परेशानियों को देखते हुए मिस्टर राल्फ लेन और बाकी सारे लोग वापस इंग्लैंड लौट आते हैं। लेकिन उसके कुछ टाइम बाद 1587 में राल्फ लेन ने फिर से एक योजना बनाई कि क्यों ना रॉयनॉक आइलैंड पर कॉलोनी बसाने का एक और प्रयास किया जाए, जिसके लिए उन्होंने इस बार इंग्लिश मैप मेकर जॉन वाइट को यह जिम्मेदारी सौंपी कि वो इस आइलैंड पर कुछ लोगों को अपने साथ लेकर जाए और एक परमानेंट कॉलोनी की स्थापना करें। और इस बार राल्फ लेन अपने पिछले बार की गलतियों को सुधारना चाहते थे। तो इस बार एक तो उन्होंने पिछले बार से काफी ज्यादा लोगों को उस आइलैंड पर भेजा था, और दूसरा उन लोगों में उन्होंने कुछ महिलाओं और बच्चों को भी शामिल कर दिया था, जिससे एक परमानेंट कॉलोनी आसानी से बसाई जा सके। अब 1587 में जॉन वाइट के साथ टोटल 117 लोग, जिनमें 97 मेन, 17 वेमेन, 9 बच्चे और जॉन वाइट की खुद की एक प्रेग्नेंट डॉटर भी शामिल थी, इस अटलांटिक ओशन की एक बेहद खतरनाक यात्रा के लिए निकल जाते हैं। अब यहाँ एक सवाल ये आ सकता है कि जब ये यात्रा इतनी ज्यादा खतरनाक थी तो वो 117 लोग इस यात्रा पर जाने के लिए राजी ही क्यों हुए? तो देखिए, ये सारे लोग ज्यादातर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, और वो रॉयनॉक कॉलोनी में पहले पहुंचकर ज्यादा से ज्यादा लैंड को एक्वायर करना चाहते थे, जिससे वो एक स्टेटस मेंटेन कर पाए, क्योंकि उस वक्त ज्यादा लैंड होने का मतलब था ज्यादा बेहतर स्टेटस। अब 2 महीने की कठिन यात्रा के बाद फाइनली वो लोग रॉयनॉक आइलैंड पर पहुंच जाते हैं और धीरे धीरे अपने घर बनाने लगते हैं, और फाइनली एक तरीके का वहां पर जीवन यापन शुरू कर देते हैं। लेकिन वहां एक दिक्कत थी, उस वीरान आइलैंड पर जंगल के सिवा कुछ भी नहीं था, और उन लोगों को अब तक समझ आ गया था यदि उन्हें इस आइलैंड पर एक सेल्फ सस्टेनेबल कॉलोनी स्थापित करनी है तो उन्हें कुछ सामान की आवश्यकता होगी, जैसे कपड़े, औजार, दवाइयाँ, अनाज एक्सेट्रा। इसके अलावा परमानेंट कॉलोनी बसाने के लिए उन्हें कुछ और लोगों की भी जरूरत थी, जिसके लिए इस कॉलोनी के कमांडर मिस्टर जॉन वाइट को बोला गया कि वो वापस इंग्लैंड जाएं
और इन सारे सामानों का और लोगों का प्रबंध करके वापस लौटे, ताकि इस वीरान आइलैंड पर सही से जीवन यापन किया जा सके। हालांकि जॉन वाइट उन लोगों को वहां छोड़कर इंग्लैंड वापस बिल्कुल नहीं जाना चाहते थे। उसके पीछे 2 मेन कारण थे। जो पहला कारण था वो ये था कि यदि जॉन वाइट अकेले वापस गए तो इंग्लैंड में सारे लोग यही कहेंगे कि जॉन वाइट उन सारे लोगों को धोखा देकर वापस आ गए हैं। और दूसरा कारण था कि वो अपनी डॉटर और ग्रैंड डॉटर, जिसने उसी आइलैंड पर कुछ दिन पहले जन्म लिया था, उनको छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। लेकिन उस वक्त उनके पास वापस लौटने के अलावा कोई और चारा भी नहीं था। तो इस आइलैंड पर लगभग 3 महीने बिताने के बाद फाइनली 5 अगस्त 1587 को जॉन वाइट इंग्लैंड के लिए रवाना हो जाते हैं और उनका प्लान होता है अगले 6 महीने में सारी एसेंशियल चीजों और लोगों के साथ इस आइलैंड पर वापस लौटने का। लेकिन ईश्वर को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक लंबी और मुश्किल जर्नी के बाद जैसे ही जॉन वाइट इंग्लैंड पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वहां पर ऑलरेडी एंग्लो स्पेनिश वॉर चल रहा था और इस वॉर की वजह से इंग्लैंड की क्वीन का ये आदेश था कि जब तक ये वॉर खत्म नहीं हो जाता तब तक कोई भी शिप इंग्लैंड से बाहर नहीं जा सकती। यह खबर जॉन वाइट के लिए एक बहुत ही बुरी खबर थी, क्योंकि इसकी वजह से जॉन वाइट अगले 3 सालों तक रोयनॉक आइलैंड पर वापस नहीं लौट पाते। और फाइनली अगस्त 1590 में पूरे 3 साल के बाद जब जॉन वाइट उस आइलैंड पर वापस पहुंचने वाले होते हैं तो वो बहुत खुश होते हैं कि फाइनली वो उन 117 लोगों से और अपनी बेटी और ग्रैंड डॉटर से मिल पाएंगे। लेकिन जैसे ही वो रोयनॉक आइलैंड पर पहुंचकर वहां का नजारा देखते हैं तो पूरी तरह से अचंभे में पड़ जाते हैं, क्योंकि वो कॉलोनी अब बिल्कुल खाली पड़ी थी। वहां पर एक भी व्यक्ति नहीं था, ना ही किसी के होने का कोई नामो निशान था। कुछ देर आसपास ढूंढने के बाद जॉन वाइट को एक मिस्टीरियस क्लू मिलता है। उन्हें वहां एक लकड़ी की दीवार दिखाई देती है, जो उस वक्त नहीं थी जब उन्होंने इस आइलैंड को छोड़ा था। और उस पूरी दीवार की एक लकड़ी पर एक शब्द लिखा हुआ था, क्रॉयटन, और थोड़ी सी दूर दूसरी लकड़ी पर CRO लिखा हुआ था। अब उस कॉलोनी को देखने से तो ये लग रहा था कि उस कॉलोनी को पूरी तरीके से छोड़ दिया गया था, और उस कॉलोनी को छोड़े हुए भी काफी समय हो गया था, क्योंकि अब उस पूरी जगह पर छोटी छोटी घास उगाई थी और घर भी सारे टूटे फूटे हो चुके थे, और ना ही वहाँ किसी इंसान के होने का कोई निशान था। और उन लोगों के पास जो बोट्स थी वो भी अब वहाँ नहीं थी। थोड़ी देर बाद जॉन वाइट को ये याद आता है कि जब वो इस आइलैंड को छोड़ रहे थे तब उन्होंने उन लोगों से कहा था कि यदि किसी भी कारण से उन्हें ये सेटलमेंट छोड़कर कहीं जाना पड़े तो वो किसी तरह का कोई ना कोई क्लू छोड़कर जाए, जिससे जॉन वाइट आसानी से उनको ढूंढ पाए। इसके अलावा जॉन वाइट ने उनसे ये भी कहा था कि यदि कोई उन पर अटैक करता है या फिर फोर्स करता है सेटलमेंट को छोड़ने के लिए तो कहीं पर एक क्रॉस बनाकर जाए, जिस क्रॉस का मतलब था कि वो लोग इस कॉलोनी को छोड़ना तो नहीं चाहते, लेकिन मजबूरन उन्हें इस कॉलोनी को छोड़ना पड़ रहा है। जॉन ने काफी ढूंढा लेकिन कहीं भी उन्हें वो क्रॉस नहीं मिला। तो अब जॉन वाइट कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि ये जो दीवार पर क्रॉयटन शब्द लिखा हुआ है ये वही क्लू है, क्योंकि क्रॉयटन रोयनॉक आइलैंड से 50 माइल साउथ में एक दूसरा आइलैंड था। तब जॉन वाइट को ये भरोसा हो गया था कि वो लोग शायद खुशी खुशी क्रॉयटन आइलैंड पर रिलोकेट कर गए हैं। तब जॉन वाइट भी क्रॉयटन आइलैंड की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन बीच में ही उनका शिप खराब हो जाता है, जिसकी वजह से उन्हें वापस इंग्लैंड लौटना पड़ता है। लेकिन जॉन वाइट को क्या पता था कि अटलांटिक ओशियन का उनका आखिरी सफर था, क्योंकि उसके 3 साल बाद 1593 में जॉन वाइट का देहांत हो जाता है। अब इन सारी घटनाओं को देखने से तो यही लगता है कि वो सारे लोग क्रॉयटन आइलैंड पर ही शिफ्ट कर गए होंगे। तो क्या सच में हमें ये मान लेना चाहिए कि वो लोग क्रॉयटन आइलैंड पर ही थे? वेल, आई थिंक नो, क्योंकि जब 1587 में जॉन वाइट ने वो आइलैंड छोड़ा था तो वो सारे लोग रोयनॉक आइलैंड से 50 मील अंदर मेनलैंड की तरफ जाने की तैयारी कर रहे थे। और जिस क्रॉयटन आइलैंड का क्लू जॉन वाइट को मिला था वो आइलैंड रोयनॉक आइलैंड से 50 मील साउथ की तरफ था, जो कि मेनलैंड का पार्ट भी नहीं था। अब जॉन वाइट की इस स्टेटमेंट से ये मिस्ट्री और भी ज्यादा उलझ जाती है, क्योंकि अगर वो लोग मेनलैंड पर जाने की तैयारी कर रहे थे तो वो उससे जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में क्रॉयटन आइलैंड पर क्यों जाएंगे? उन लोगों को ढूंढने के लिए कई बार सर्च ऑपरेशंस भी चलाए गए, लेकिन उन लोगों का कहीं कोई पता नहीं चला। खैर, इस रहस्य को सुलझाने के लिए काफी सारी थ्योरीज सामने आई हैं। कुछ थ्योरीज कहती है कि रोयनॉक आइलैंड के लोगों को नेटिव अमेरिकन ट्राइब्स ने मार दिया होगा। ऐसा भी बताया जाता है कि नेटिव अमेरिकन के विलेजेस में कुछ लोगों ने ऐसे लोग भी देखे हैं जिनके फीचर्स यूरोपियन लोगों से काफी ज्यादा मैच करते हैं, बट ये कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं था। पिछले कई सालों में आर्कियोलॉजिस्ट ने काफी सारे सर्च ऑपरेशंस चलाए और इस 400 साल पुरानी मिस्ट्री को सुलझाने के लिए क्रॉयटन आइलैंड पर काफी ज्यादा खुदाई भी की।
इस उम्मीद में कि यदि वो लोग क्रॉयटन आइलैंड पर सच में गए थे तो कोई ना कोई सबूत तो जरूर मिलेगा। और इन सर्वेज में कुछ इंपॉर्टेंट एविडेंस मिले भी हैं, जैसे एक गोल्ड रिंग जो क्वीन एलिजाबेथ के टाइम की बताई जाती है। ये एक बहुत अच्छी खबर थी क्योंकि इससे इतना तो श्योर था कि कोई ना कोई यूरोपियन व्यक्ति तो जरूर क्रॉयटन आइलैंड पर गया था। इसके बाद उस आइलैंड पर एक और टीम ने भी खुदाई की। उन्हें वहां पर तलवार का एक हैंडल मिला जो क्वीन एलिजाबेथ के टाइम पर ही यूज किया जाता था। इन चीजों का मिलना इस बात की ओर इशारा जरूर करता है कि वो लोग क्रॉयटन आइलैंड पर गए थे, पर कोई पुख्ता सबूत अभी तक हाथ नहीं आया था और ना ही इतिहास में कहीं भी इनका जिक्र किया गया है, ना ही किसी ने उन्हें वहां पर देखा है और ना ही क्रॉयटन आइलैंड पर किसी भी रोanoke कॉलोनी के व्यक्ति का कोई स्केलेटन मिला है। तो वो लोग आखिर गए कहाँ? ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री बन चुकी है। अगर कहीं कोई स्केलेटन मिलता या फिर कोई सबूत मिलते तो इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता था कि किसी ने शायद उन पर अटैक किया होगा और उन्हें मार दिया होगा। लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट को ना तो कहीं भी कोई भी स्केलेटन मिला, ना ही कोई सबूत। क्लू के तौर पर जॉन वाइट को सिर्फ एक शब्द मिला था, क्रॉयटन। लेकिन क्या सच में वो लोग कभी क्रॉयटन आइलैंड पर पहुंच भी पाए थे? और यदि पहुंच भी पाए थे तो आखिर उनके साथ हुआ क्या था? क्या सिर्फ एक अंगूठी और तलवार के हैंडल के मिलने से इस बात को जस्टिफाई किया जा सकता है कि 100 से भी ज्यादा लोग उस क्रॉयटन आइलैंड पर रहे होंगे? इस बात की कल्पना करना भी मुश्किल है कि इतने सारे लोग अचानक कहीं गायब हो गए थे। खैर, आज तक ये मिस्ट्री एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बनी हुई है, लेकिन इस पूरी कहानी में एक टर्निंग पॉइंट भी था जो शायद इस मिस्ट्री को सॉल्व कर सकता है, लेकिन इस एक वीडियो में उसको शामिल करना पॉसिबल नहीं है। तो यदि आप चाहते हैं कि इस मिस्ट्री के उस रहस्य पर भी एक वीडियो बनाई जाए तो हमें कमेंट सेक्शन में 2 लिखकर जरूर बताएं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। और यदि आप जानना चाहते हैं कि पतंजलि किस तरह से अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी से हम लोगों का बेवकूफ बनाती है, तो आप इस वीडियो पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। और यदि ये वीडियो आपने यहाँ तक देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज डू शेयर दिस वीडियो मोर एंड मोर।